जेनरिक और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अ, वापस बताऊंगा अभी। ठीक है, इस डायग्राम से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो इसको ध्यान से देखना। प्रोग्राम में कैसे काम करता है वो सब मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा कि कैसे आपको यूज करना है, कैसे समझना है कि यहाँ पे जेनरिक यूज हुआ है, कलेक्शन क्यों आया, और कलेक्शन में क्या कमी थी और जेनरिक क्या था। वो जो 2 वीडियो लेक्चर्स हैं, कल वाले और उससे पहले वाले, उसमें सब बताया हुआ है मैंने। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है कि यहाँ पे जेनरिक का कंसेप्ट आया। ठीक है, तो बेसिकली मैं वापस आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कि बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग से शुरू करता हूँ, जहां पे आप लोग को अभी भी कहीं पे डाउट होगा तो मैं वो क्लियर करता हूँ। आपको याद है मल्टीपल कैच प्रॉब्लम, मल्टीपल कैचेस होते थे कि ट्राई ब्लॉक जो है वो एक होता था और कैच जो है वो मल्टीपल होता था। वहां से शुरू करता हूँ। तो उसको अगर अपन समराइज करें, ठीक है, उसको अगर अपन समराइज करें तो उसमें ये बताया गया था कि अगर मान लो कि तुमने ऊपर में एक प्रॉब्लम दे दिया था, मैंने तुमको एक एग्जांपल भी बताया था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो दिख तो रहा है अर्थमेटिक एक्सेप्शन, लेकिन चूंकि वो हैंडल्ड हो रहा है किससे, जेवीएम से, तो वो शो होगा एज ए नल पॉइंटर। फाइन। और तुमने उसको टैकल करने के लिए कैच के अंदर दे रखा है कौन सा, मल्टीपल कैच बना रखा है, तो उसके अंदर तुमने दे रखा है अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक के नीचे दे रखा है तुमने नल पॉइंटर। तो वो अर्थमेटिक पे जाएगा, वहां पे उसको उसका प्रॉब्लम सॉल्व मिलेगा नहीं, तो वो जाएगा फिर नल पॉइंटर पे, और वहां पे उसको उसका प्रॉब्लम मिलेगा और वो स्टेटमेंट वो प्रिंट कर देगा। तो मल्टीपल कैच सिर्फ इसीलिए होता है कि अगर मान लो कि कभी बार जो है एक्सेप्शंस आते हैं, जब वो पर्टिकुलर ब्लॉक उस कैच को जो है वो हैंडल नहीं कर पाता है, तो इट मूव्स टू द नेक्स्ट कैच एंड सो ऑन। क्योंकि अल्टीमेटली एक ही कैच ब्लॉक सॉल्व होता है ना। तो ये मैं आपसे कई बार आपको समझाया था, बट मेरे को लगा कि वापस आपको बताऊं। ठीक है, मैंने देखा एक जगह बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ था ये चीज, मेरे को अच्छी लगी, तो ध्यान रखना। क्योंकि आपने देखा था कि जावा टी पॉइंट पे क्या लिखा हुआ था कि मैक्सिमम 1 ब्लॉक कैन बी रन एट अ वन टाइम। सो देर इज अ क्वेश्चन इन एक्सेप्शनल हैंडलिंग कि भाई जब मल्टीपल ब्लॉक आपने यूज किया है और एक ही ब्लॉक एक बार में यूज करेंगे, तो फिर मल्टीपल ब्लॉक का काम क्या है। जब मल्टीपल ब्लॉक सारे यूज ही नहीं हो रहे हैं कैच के, तो उसका काम यही है, एक्सेप्शनली यही काम है कि जब कभी ऐसा हो कि ऊपर जो है वो कोई और एक्सेप्शन हो और नीचे उसको हैंडल करने वाला वो सफिशिएंट ना हो, देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट ब्लॉक एंड इट मूव्स टू द रेलेवेंट नेक्स्ट ब्लॉक। रेलेवेंटली जहां पे उसको वो चीज मिल गया है ना। जैसे सपोज करो कि देर आर लॉट्स ऑफ क्लासरूम इन कॉलेज, ठीक है, लेकिन मैं जावा कहाँ पढ़ा रहा हूँ, वर्चुसा के अंदर, या फिर कोई और सर कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, अपने कंसर्न क्लासेस के अंदर। बच्चा जो है वो थोड़ा लेट आया, गेट के अंदर एंटर करा, ठीक है, गेट के अंदर उसको पता चल गया ट्राई ब्लॉक में, जैसे ही गेट पे गया उसको जो है गार्ड साहब ने बोल दिया कि यू आर लेट। एक्सेप्शन तो वहीं पे आ गया था। अब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जावा क्लासेस बहुत जगह चल रही हैं, लेकिन वर्चुसा का बच्चा है तो उसको चुनना है कि अभिषेक सर तुमको पढ़ाते हैं ना, तो आपको वो क्लासरूम ढूंढो। तो वो पहले 212 में गया, 213 में गया, 214 में गया, लेकिन यहाँ पे वो पढ़ाया जावा ही जाया जा रहा है, लेकिन उसको वहां पे वो कैच हैंडलर नहीं मिला, है ना, कोड हैंडलर नहीं मिला, उसको मिला 215 में। तो ये काम करता है मल्टीपल कैच। चलना कौन सा है, 215 वाला स्टेटमेंट ही रन होना है, क्योंकि काम का वही है। बाकी कैच जो थे वो ऑप्शंस थे कि उसकी जगह पे कोई और बच्चा आ जाए तो उसके लिए 213 प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसकी जगह पे कोई और बच्चा आ जाए उसके लिए 212 रूम वाला क्लास प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो ये एक केस है। ये मेरे को लगा कि बेस्ट तरीका है कि तुमको समझाऊं। ऐसे कभी भी कोई इंटरव्यू में ऐसे पूछे तो बता देना कि ये कैच का होता है, मल्टीपल कैच का, और इसलिए वो यूज होता है। ठीक है, अब आते हैं जावा कलेक्शंस में। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको विजिबल बनाता हूँ।
ठीक है, ये देखो जो आपके हाइलाइटर कर रखा है, ये सारे चीज अपने को अलग से डिस्कस करना है। ठीक है, ये क्यू लिस्ट, क्यू सेट, इंटरफेसेस और मेथड तो बहुत आसान है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्यू और सेट ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये सब मैं करूंगा मेरे ध्यान में, इसके अलावा आपका सब कुछ रेडी है मेरी तरफ से, और आपको प्रैक्टिस करना है। I'm just coming, just read it out. I'm coming. ठीक है, तो ये कह रहा है कि द कलेक्शन इन जावा, पहले तो हमने ये देखा था कि जेनेरिक के अंदर जो अगर अपन समराइज करें तो जेनेरिक के अंदर जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता था, टेस्ट कैच सेफ्टी होता था, है ना, और वो कैचिंग जो है वो उसको जो है वो बहुत अच्छे से हैंडल करता था, लेकिन ये चीज कलेक्शन के अंदर नहीं होता था। फिर हमने क्या सीखा कि कलेक्शन को जेनेरिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को, तो वो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी लिख के हम उसको बनाते थे। आपको स्ट्रक्चर याद होगा, सी के अंदर पढ़ा था आपने, है ना, सी जब पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर जब पढ़ा था, मतलब उसको मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा तुरंत क्लियर हो जाए कि हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, जैसे कि तुमसे मांग लो, किसी ने बोला कि मेरे को यार तुम ना चितकारा यूनिवर्सिटी के तुम्हारे क्लास के जितने बच्चे उनका डेटा मेरे को पास कर दो ताकि मैं कोचिंग के लिए एडवर्टाइज कर पाऊँ, ताकि उन तक न्यूज पहुंच जाए, या कपड़े के बिजनेस के लिए मैं कर पाऊँ, गारमेंट्स में यंग बच्चे हैं लेते हैं, ऐसा कुछ भी आपको बताया उन्होंने। We are not authenticated to share all the data, mobile number and everything, so we refuse that. But अगर मान लो कि आपको 5,000 डेटा किसी को पास करना है और गलती से आपने, है ना, उसमें स्ट्रिंग कर दिया था, आपको जैसा मैंने बताया एरे ले लिया हुआ है, अब उसके अंदर जब आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो, स्ट्रिंग एरे है तो वो ले रहा है, लेकिन बीच में अगर गलती से आपसे टाइप हो गया 10 12 15 तो वो एरर दे देगा, एंड दैट वुड बी लाइक कंपाइल टाइम एरर एज फार एज जेनेरिक्स इज कंसर्न। लेकिन अगर वही चीज कलेक्शन में हुआ तो उसके पास बाय डिफॉल्ट ये सुविधाएं नहीं है कि वो टेस्ट कर सके, है ना, वो कैच को जो है वो टैकल कर सके। गेटिंग माय पॉइंट, वो उसको टैकल नहीं कर सकता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि अगर हम कलेक्शन लिखते हैं तो वो कंसेप्ट है, कलेक्शन का सी अगर हम कैपिटल रखते हैं तो वो इंटरफेस है। ठीक है, और अगर कलेक्शंस के अंदर एस लगाया हुआ है तो वो जो है वो आपका क्लास है। ठीक है, तो वो सारा चीज हमने कल पढ़ा था कि एरे जो है वो उसमें रेडीमेड नहीं होता है, वो होमोजेनियस होता है, ये सब हमने कल देख लिया है कि क्यों हम आए इस चीज पे, हम जेनेरिक्स और कलेक्शंस पे क्यों आए, ताकि हम चीजों को एक साथ ही प्रिंट करा सकें और डेटा टाइप किसी भी टाइप का हो, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, है ना, चीजें आराम से चलती रहे, हेट्रोजेनियस डेटा सेट्स पे काम करे। तो इसलिए एरे लिस्ट आया डेटा स्ट्रक्चर में। एरे लिस्ट क्या होता है, डायनेमिक डेटा कलेक्शन डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर तुम अगर वो एरे लिस्ट है तो तुम उसमें कुछ भी पास करो वो एक्सेप्ट करेगा विदाउट गिविंग एनी एरर। ठीक है, देन देयर इज अ क्यू, देयर इज अ लिंक लिस्ट दैट वी विल डिस्कस लेटर। थोड़ा सा ही जानना है क्योंकि देखो क्यू और सेट आपको पता है, यहाँ पे एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट पता है, तो ज्यादा इसमें उसमें पढ़ना नहीं है, उसको जैसे पढ़ाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि उसने कैसे यूज किया हुआ है। इटरेटर जो है वो एक मेथड है, ठीक है, आइटरेट वाला। फिर कंपैरेबल एंड कंपैरेटर जो है वो एक और मेथड है, और एरेज तो हमको पता ही है। तो एरेज हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एरेज में क्या क्या दिक्कतें थी जो कलेक्शन और जेनरिक पे अपने को आना पड़ा। ठीक है,
तो ये सारी चीजें तो जो वो थी जो हमने पढ़ा था, ठीक है। और अब हम उसके बाद देखेंगे कि कलेक्शंस को कितने पार्ट में बांटा गया है एंड ऑल, ठीक है। जेनरिक्स तो हमने देख ही लिया है, जेनरिक्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर है। अगर जहां कहीं पे भी फंसो तो पिछले वीडियोस में मैंने बेसिक से बिल्कुल सब कुछ बताया हुआ है, एक बार पढ़ोगे उसको तो अपने आप समझ में आ जाएगा। दिक्कत आएगी तो मेरे से एग्जैक्टली वो पॉइंट पूछ लेना, ठीक है। अभी देखो, द कलेक्शन इन जावा इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, मतलब एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर ही मान लो। जैसे स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते थे, जैसे मान लो बुक प्रिंट कराना है तो उसके अंदर फ्लोट भी डाल दिया, बुक पेज का नंबर है, स्ट्रिंग भी डाल दिया, ऑथर नेम है, टेक्स्ट है, पेज नंबर डाल दिया तो इंटीजर भी डाल दिया। तो डिफरेंट आई मीन डेटा टाइप जो है उसका कलेक्ट करके हम अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें अपने को स्ट्रक्चर कंसेप्ट का जरूरी होता था। स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, समझ रहे हो। सिमिलरली अभी 13 बच्चे हैं तो आज 13 बच्चे का ही अटेंडेंस चाहिए, जो आज 5 तारीख है, ठीक है ना। तो ये अटेंडेंस आज का जो है वो मंडे को अपडेट होगा, मंडे वाले डेट पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम कि ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में इंट भी आ सकता है, ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग भी आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है एंड सो ऑन। तो आपने देखा था कल जब मैंने आपको बताया था कि टी के अंदर जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप पास करोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे इंट पास कर दोगे, नंबर पास कर दोगे तो वो इनवैलिड बताएगा। उसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप पास नहीं कर सकते हो आप अपने हिसाब से यूजर डिफाइंड या फिर क्लास वगैरह का नाम जो है वो पास करोगे, ठीक है। दूसरा, Java collection can achieve all the operation that you perform on data such as searching, sorting, insertion, manipulation and deletion. Very important point. और यहीं से शुरू होता है अपना वो डेटा स्ट्रक्चर जो जिसको अपन बोलते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, सर्कुलर क्यू एंड ऑल। गेटिंग माय पॉइंट। अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, अगर अभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और ये बेस है। जो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा है उसका पैकेज सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेकिंग एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम तुम्हारा अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे से पढ़ना डेटा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे से मन लगा के। ये एक्सक्यूज मत रखना किसी भी सब्जेक्ट में, मेरे में भी अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या कहीं कमी रह जा रही है, कोशिश तो कर रहा हूँ कि इन्होंने नहीं पढ़ा है। तुम खुद पढ़ना और मेरे से पूछना, जैसे कि पूछते अभी कम हो आप लोग, पहले पूछते थे, तो दूसरे टीचर से भी ऐसे ही पूछना, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जावा कलेक्शन कैन अचीव ऑल द ऑपरेशंस दैट यू कैन परफॉर्म ऑन डेटा। ये सारे ऑपरेशंस, ये जो 4-5 ऑपरेशन है ये बड़े जरूरी होते हैं, उसी का पूरा खेल है। अब आप सोचोगे कि इसका रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है, तो जैसे मान लो मैंने आपको गूगल शीट बना के दिया है, उसमें मेरे को एक बच्चे का नाम निकालना है ना। जैसे मेरे को यहाँ जो दिख रहा है उसमें कार्तिक शर्मा दिख रहा है, विधि दिख रही है, जतिन, राहुल, इनमें से किसी एक का नाम मेरे को निकालना है सर्च करके। तो कंट्रोल F करते हैं और वो नाम टाइप करते हैं या रोल नंबर। अब जैसे मान लो कि CSE का पूरा मार्कशीट आता है, मास्टर शीट आता है, उसमें से अपन जो है वो वर्चूसा का निकाल के और तुम्हारा अटेंड वो बनाते हैं रिजल्ट। तो ऐसे ही तो करते हैं, कंट्रोल F किया, तुम्हारा नाम या रोल नंबर डाला, वो सर्च करके देता है। तो पहला सर्चिंग ऑपरेशन, ये सब एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्रामिंग है, माइक्रोसॉफ्ट ने करा हुआ है पहले ही, ठीक है। जीमेल के अंदर आओ तुम। अब जीमेल के अंदर मान लो कि मैंने जो तुम्हें मेल किया वो इनबॉक्स में ही आए, इसका प्रोग्रामिंग पहले से किया होगा तभी तो वो इनबॉक्स में आता है। कई बार कई प्रोग्राम मेल जो है वो स्पैम में भी आता है। इट्स ऑल्सो मेड इन जावा। जीमेल का पूरा प्रोग्रामिंग जावा के अंदर किया गया है और बाई डिफॉल्ट 15 GB का उसमें मेमोरी स्पेस दिया गया है। अब उससे ज्यादा अगर तुम यूज करते हो तो तुमको खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो सारे जीमेल में 15 GB फ्री है, ठीक है। तो ये हो गया एक स्टोरिंग, स्टोर कर रहे हैं, है ना। उसके बाद राइट एलिमेंट्स को सर्च कर रहे हैं। अगर अपने को चेक करना है कि मेरे को किसने मेल किया है तो हम इनबॉक्स को सर्च करेंगे। अगर मेरे को चेक करना है कि मैंने आज आपको क्या क्या मेल किया, आप बोल रहे हो सर मेरे को पहुंचा नहीं, मैं बोला मेरे सेंट मेल में दिख रहा है, दैट इज सर्चिंग, ठीक है। फिर मैंने देखा कि आज मेरे को किस किस स्टूडेंट का मेल आया है, ठीक है, तो उसको सॉर्ट कर लो। तो मैंने देखा, सॉर्टिंग लगा दी उस पर। तो सॉर्टिंग मतलब एक अरेंज्ड वे में उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट वाइज वो आ गया, ठीक है। यहां से कंसेप्ट शुरू होता है
कि जैसे मान लो कि मैं तुम्हें 5 नंबर देता हूँ सॉर्ट करने के लिए, 15, 50, 20, 25 और 2, और बोलता हूँ इसको छोटे से बड़े के क्रम में सेट कर दो, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा, तो तुम 2 मिनट में कर दोगे। लेकिन अगर यही नंबर मैं 5 मिलियन कर दूं, 500 कर दूं, चलो मिलियन बिलियन पे तो जाते नहीं है, या फिर पहले 500, फिर 1000, फिर 5000, फिर 5 लाख, फिर 50 लाख, फिर 5 करोड़, तो कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, मैनुअली पॉसिबल नहीं होगा। तो इस कारण से इन्होंने बनाया एल्गोरिदम्स। ठीक है, एंड डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स। ठीक है, अब इतना ज्यादा बल्कि डेटा पे ये काम करेगा तो वहां पे एल्गोरिदम का कुछ मीनिंग होएगा। अगर मान लो कि वो डेटा बल्कि नहीं है, उसके लिए एल्गोरिदम करोगे तो वो पैसे भी खर्च होंगे, मैन पावर भी जाएगा। तो अगर 4-5 है तो उसको मैनुअली करना ही प्रेफरेबल है। लेकिन अगर मान लो कि जो तुम्हारा इनपुट डेटा है वो 5 से ज्यादा है, 5 लाख है, 5 करोड़ है, तो हमारे को एल्गोरिदम पे रिलाई करना पड़ता है, और वहां से डेटा स्ट्रक्चर शुरू होता है। एल्गोरिदम क्या करता है? तुम्हारा एल्गोरिदम होता है या तो अच्छा या तो बुरा। अच्छा और बुरा किस बेसिस पे होएगा? अच्छा और बुरा इस बेसिस पे होगा कि या तो वो एल्गोरिदम अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि वो कम टाइम लेता है और एक ज्यादा टाइम लेता है। एक कम स्पेस लेता है, दूसरा ज्यादा स्पेस लेता है। सपोज ऐड का प्रोग्राम बनाया तुमने, तो ऐड का प्रोग्राम एक बच्चे ने 3 लाइन में बनाया, एक बच्चे ने 4 लाइन में बनाया, लेकिन 3 लाइन वाला भी चल रहा है, 4 लाइन वाला भी। तो 3 लाइन वाला जो है वो बेहतर एल्गोरिदम है। 3 लाइन वाला जो है वो एफिशिएंट कोड है, क्योंकि उसके लाइन ऑफ कोड्स कम है, टाइम कम लगा। So there are two types of complexity basically, time complexity and space complexity. Fine. लेकिन अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करता है ज्यादा, क्योंकि स्पेस अब बहुत सस्ता हो गया है। 70s में 80s में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी मैटर करता था, जब हमारे पास कम स्पेस होते थे। अभी मान लो कि तुम्हारा कंप्यूटर फुल है, तुम कोई प्रोग्राम कर रहे हो, और वो पेन ड्राइव लगा दो, एक्सटर्नल मेमोरी ऐड कर दो उसमें, और उसमें चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपसे कभी कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आर देयर, तो आप बताओगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये क्यों होता है? ये 2 फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि गिवन एल्गोरिदम इज गुड और बैड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम characteristics, whether it is good or whether it is bad, whether you are a good student, whether you are a bad student at certain subjects, whether you are a good runner or whether you are not a good runner, you are a good dancer or you are not, you are a good player of cricket or you are not, you are good at music or you are not। सबके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ 2 पैरामीटर्स है। वो पैरामीटर है कि टाइम के बेसिस पे हम निकालो कि ये अच्छा है या नहीं। दूसरा, स्पेस के बेसिस पे निकालो। लेकिन स्पेस अब मैटर नहीं करता है, क्योंकि स्पेस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं रहा, तो वी कैन ऐड इट एक्सटर्नली एंड ऑल। गेटिंग माई पॉइंट? ये बेसिक्स है। ठीक है, और डेटा स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन एंड डिलीशन। फाइन। जब किसी बॉक्स में, किसी कार्टून के अंदर, कार्टन के अंदर या किसी डब्बे में आप मार्बल ब्लॉक्स मान लो कि कर रहे हो, वो डेटा है ना। तो अब मान लो वो फुल हो चुका है और आपको कुछ और भी उसमें इंपॉर्टेंट उसमें भरना है किसी पैटर्न में, तो आप क्या करोगे? उसमें से मार्बल ब्लॉक्स निकालोगे और कुछ और भरोगे जो आपको भरना है। दैट इज डिलीशन ऑपरेशन। इसलिए हम परफॉर्म करते हैं डिलीशन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट है, और ये सारा कंसेप्ट है कलेक्शन का। तो जेनेरिक्स के अंदर जो सुविधाएं थी वो कलेक्शन के अंदर नहीं थी। उसको जेनेरिक्स में लिखने के लिए एक सिंटेक्स आता है एंगुलर, वो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, एंगुलर के अंदर टी लिखना। तो ये दोनों जो है वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं टू स्टोर एंड मैनिपुलेट ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। जब अपने को 4 डेटा 5 डेटा पे काम करना है तब काम नहीं आता ये। जो अपने को 500 डेटा, 5000 डेटा, 5 लाख डेटा, तब काम आता है ये कि यार उतने डेटा के लिए हम बार बार इंट आई, इंट जे, इंट के थोड़ी करेंगे। तो इसने करा कि चलो यार एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर कर दो, एक स्ट्रिंग टाइप बना दो। उस स्ट्रिंग टाइप के अंदर सारे अगर स्ट्रिंग टाइप हैं तो सारे एक बार ही आपको डिक्लेयर करना है, और फिर उसको बस बार बार रिट्रीव करना है। गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
ये पॉइंट बड़े ध्यान से देखना, यहीं पे तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम्हारा थ्रोएबल में हुआ था, याद है? थ्रोएबल एक क्लास होता है जिसके अंदर सारे एक्सेप्शंस और एरर आते थे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको बड़े ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है? देखो, सिंगल यूनिट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत सारा जो है वो कार्टन, जैसे हमारा बैग होता है, बैग के अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को लेके आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हर सब्जेक्ट्स को अपन अलग अलग हाथ में, दोनों हाथों में लेके आते हैं कि इसमें ये सब्जेक्ट है या वो सब्जेक्ट है। तो अगर अपने को वो सारे किताब और जो कॉपी हैं, वो किताबें हैं जिनको अपन को कैरी करना है कॉलेज में या लाइब्रेरी से लेके जाना है, उसको अपन क्या करते हैं, एक बैग में रखते हैं। बैग जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन है, ठीक है? एक सिंगल यूनिट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स स्टोर है। ऑब्जेक्ट क्या है? किताब और कॉपी और तुम्हारा पेन और तुम्हारा लंच बॉक्स। क्लियर है? बिल्कुल। यही डेटा स्ट्रक्चर में भी याद रखना कंसेप्ट। डेटा स्ट्रक्चर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, डेटा स्ट्रक्चर होता है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ठीक है? एक ऐसा यूनिट जिसके अंदर डेटा जो है वो अरेंज्ड वे में स्टोर होते हैं। स्टोरिंग अ डेटा इन अ वेरी अरेंज्ड एंड पर्टिकुलर मेथड इन अ वे इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? जिसको देखते ही पता लग जाए कि ये सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है, इसमें सर्चिंग करेंगे तो कैसे होगा, इसमें से डिलीट करेंगे तो कैसे होगा, है ना? डेटा अरेंज्ड नहीं है, एंड दीज आर द थिंग्स ओनली बेसिकली। उसी के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग एल्गोरिदम दिया और उस अलग अलग एल्गोरिदम को हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? और वो आउटपुट सेम देता है, बट कोई जो है वो ज्यादा टाइम लेता है, कोई कम। तो इसलिए बोलते हैं कि ये एल्गोरिदम इससे ज्यादा अच्छा है, ये एल्गोरिदम इससे ज्यादा खराब है। बेसिक कंसेप्ट यही है, ठीक है? तो उसका अगर पढ़ें अपन तो वो एक अपने आप में एक सागर है वो अलग से, लेकिन जो जो यहाँ जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा मेरी तरफ से, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो राइज हो जाए, ठीक है? जावा कलेक्शन सिंगल यूनिट के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ में आ गई? बैग और कॉपी का एग्जाम्पल सही जा रहा है? फिर है जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेसेस, ठीक है? प्रोवाइड्स मेनी इंटरफेसेस, याद रखना इंटरफेसेस। इंटरफेसेस और क्लास ये सब पॉसिबल है कलेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि अगर कलेक्शन का हम सी कैपिटल रखें तो वो इंटरफेस की तरह काम करता है। अगर हम कलेक्शन का सी कैपिटल रखें तो वो इंटरफेस की तरह काम करता है। और जावा कलेक्शन जो है वो बहुत सारे इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। उस इंटरफेस का नाम है सेट, लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिंक लिस्ट आ गया, ठीक है? लिस्ट, क्यू, क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। डीक्यू मतलब होता है डिलीट करना डेटा को, क्यू मतलब इंसर्शन एंड डीक्यू मतलब डिलीशन, ठीक है? तो ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही आ गया, ठीक है? ये सारे जो हैं आ गए किस श्रेणी में, कौन से कैटेगरी में? इंटरफेसेस में, ये चार। अब आता है क्लासेस, तो ये सारा क्लासेस है। बस ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि इंटरफेसेस कौन कौन होंगे और क्लासेस कौन कौन होंगे। उसी तरीके से तुम उसको डिक्लेयर करोगे और उसी तरीके से तुम उसको कॉल भी करोगे, इन्वोक भी करोगे। set, list, queue, dq are interfaces, so it would be used like implements interfaces, है ना? ऐसा ही आता था ना? और क्लास जैसे कि टेस्ट क्लास, एरे लिस्ट, वेक्टर्स, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड ट्री सेट, ठीक है? तो ये हैश सेट वगैरह आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जितना डिटेल में जाना है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? आपका कुछ भी है जो इट वोंट गेट रिमेन अनटच्ड थ्रू आउट इफ वी विल फिनिश द क्लास। बस इस पॉइंट को समझो, इसका जो ट्री है उसको समझो। जावा कलेक्शन के दो फेजेस, कलेक्शन लिखा तो सिंपल कंसेप्ट, कलेक्शन का सी कैपिटल किया तो इंटरफेस, कलेक्शन में एस लगा दिया, कलेक्शंस कर दिया तो वो क्लास। ये तीन चीजें आपको कल बताई थी, आज वापस बता रहा हूं। अब जब अपन इंटरफेस किए तो उसके अंदर सेट, लिस्ट, क्यू, डीक्यू ये आया। अगर अपन क्लास की बात कर रहे हैं कलेक्शन की, तो एरे लिस्ट, वेक्टर, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू, हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट आया। कोई दिक्कत नहीं? सब क्लियर है कंसेप्ट यहां तक? अब आते हैं फिर वापस, जो कि मैंने आपको कल बता दिया था कि इट प्रोवाइड्स रेडीमेड आर्किटेक्चर,
क्लास और इंटरफेस को सेट्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये ऑप्शनल होता है, आप यूज करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। ठीक है, इसके अंदर इंटरफेसेस और उसके इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, क्लासेस जिसको बोलते हैं, और एल्गोरिदम्स होता है। अब मैं इसका आपको जो है वो स्ट्रक्चर दिखाता हूं। जैसे थ्रोएबल का दिखा था, तो जैसे थ्रोएबल का देखा था वैसे अगर इसको देखोगे तो 1 मिनट में जो है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देख रहे हो, इटरेबल यानी कि रिपीट करना बार बार। ठीक है, इटरेबल मतलब कि रिपीट करना। अब देखो, जो ब्लू लाइन है वो है आपका इंटरफेस, जो ग्रीन लाइन है वो है क्लास। ठीक है, तो अब इन दोनों में आपको इंप्लीमेंट्स और एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कैसे करना है वो हमको पता है, बेहतर पता है। ठीक है, अब चीजें देखो थोड़ा आसान होने लगी, समझ में आने लगा। जेनरिक्स पढ़ ही लिया था हमने, कलेक्शन को जेनरिक्स के फॉर्म में कैसे लिखना था, कलेक्शन और जेनरिक्स में क्या डिफरेंस होता था, ये भी पढ़ लिया। अब जब अपन कलेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, अब जब अपन कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कलेक्शन के अंदर, ठीक है, कैसे ये कलेक्शन जो है वो काम करता है वो देख रहे हैं। तो कलेक्शन को बांटा इसने 3 भागों में, लिस्ट, ठीक है, क्यू और सेट, यही पढ़ा था। ये दोनों ब्लू, ये तीनों ब्लू लाइन जो है वो इंटरफेस है। इंटरफेस के को अगर अपन फिर वापस करोगे तो ये हो जाएगा इंटरफेस डिवाइड क्लासेस में। तो ये देखो ग्री लाइन में लिस्ट मतलब, जैसे मान लो कि मेरे को है ना बरचूसा के सारे बच्चों की लिस्ट बनानी है। जैसे मेरे को बरचूसा के सारे बच्चों के जो है मार्क्स के लिस्ट बनाने हैं, तो वो सब लिस्ट में ही आएगा। अब वो तुम एरे लिस्ट में बनाओ तब डायनेमिक है, लिंक लिस्ट में बनाओ तब डायनेमिक है, वेक्टर में बनाओ तब डायनेमिक है, स्टैक में बनाओ तब। सिर्फ एरे जो है वो स्टैटिक है, बाकी सारे ये डेटा स्ट्रक्चर्स डायनेमिक है। ठीक है, क्यू की अगर हम बात करें तो क्यू में आता है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर को ही होल्ड करता है। ठीक है, तो ये जो इसका क्लास है प्रायोरिटी क्यू, कि किसको पहले प्रायोरिटी दोगे आप, है ना, छोटे से बड़ा चलोगे या बड़े से छोटा चलोगे। अब क्यू है तो डीक्यू भी होगा, तो डीक्यू जो है वो भी इंटरफेस ही होगा। ठीक है, बाकी जो ग्रीन में वो सारे क्लास हैं। सेट की अगर बात करें तो एक हैश सेट होता है, एक लिंक हैश सेट होता है। ठीक है, सॉर्टेड अगर सेट की बात करें तो वो भी इंटरफेस है, लेकिन उसको अगर डिवाइड करेंगे तो ट्री सेट जो है वो क्लास है। वेरी सिंपल, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कौन कौन से इंटरफेस और कौन कौन से जो है इंटरफेस और कौन कौन से क्लास यूज होते हैं आपके कलेक्शन इन जावा में। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। यहां तक समझने में जरा सी भी कोई भी समस्या हो तो बता दो, क्योंकि यहीं से फिर जो है प्रोग्राम वोग्राम का एग्जाम्पल देखेंगे और वो देखना आपको अपने आप समझ में आएगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ग्रीन लाइन में है वो कैसे है और जो ब्लू लाइन में है वो कैसे है। ठीक है, अब आते हैं हम मेथड्स इन कलेक्शन इंटरफेस। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, पब्लिक बूलियन ऐड ई, ठीक है, एलिमेंट्स ऐड करने के लिए। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बनाओगे तो ये सारे मेथड्स आपको समझ में आएंगे। ठीक है, इटरेटर इंटरफेस भी बहुत सारे हैं, तो इतना आपको डिटेल में शायद यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर तुम बात करोगे, ठीक है, कि अगर इंटरफेस करना है तो आपको पहले से पता है कि आप इंटरफेस को कैसे बताइएगा कि ये करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इटरेबल इंटरफेस क्या होता है, फिर हम बताएंगे कि ये एंगुलर में टी जब अपन देते हैं तो ये कैसे काम करता है। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, और एक जगह आप इसको सीखोगे तो ये हर जगह ही लागू होगा ऐसे ही। ठीक है, ध्यान से देखना।
ठीक है, ये है इटरेबल इंटरफेस। ये इटरेबल इंटरफेस जो है ये रूट है इसका, किसका, इंटरफेसेस का। देखो है ना, इटरेबल इंटरफेस, ये देख रहे हो सबसे पहले ब्लू लाइन में यही है, उसके बाद कलेक्शन है। तो रूट जो है इंटरफेस का वो यही है। कलेक्शंस के अंदर जितने भी कलेक्शंस होंगे जावा में, उसके अंदर जो इटरेबल इंटरफेस है वही रूट इंटरफेस है। The collection interface extends the iterable interface and therefore all the subclasses of collection interface also implements iterable interface। जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कहना है कि इट कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। इट रिटर्न्स द इटरेटर ओवर द एलिमेंट्स ऑफ टाइप टी। ये जो टी बना रहे हो तुम एंगुलर एंगल के अंदर, ये क्या है, टाइप है। इसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप आप नहीं सेट कर सकते। इस टी के अंदर आप कुछ भी स्टोर करा सकते हो। आपने इसको जेनरिक बना दिया, कलेक्शंस तो था, बट चूंकि ये इसको कैच को हैंडल करना था, है ना, टाइप सेफ्टी बनाना था कि किस टाइप का है, उस पे एरर ना आए, टाइप कैचिंग परफॉर्म करना था इसमें, इसलिए इसने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टी लिया है, उसके पहले इटरेटर लिखा है और फिर बाद में एज अ मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड यानी इटरेटर और ब्लैंक जो है मेथड की तरह उसको यूज किया है। ये इसका सिंटेक्स है, ऐसे ही ये यूज होएगा, ठीक है। और हमेशा जो है वो टी टाइप का जो है एलिमेंट वो रिटर्न करेगा इटरेट होके। तो जब भी एंगुलर ब्रैकेट वाला यूज करोगे वो टी ही रिटर्न करता है। अब टी के अंदर हो सकता है इंटीजर हो सकता है उसके अंदर कुछ और डेटा टाइप्स हो, सारे स्टोर होंगे, वो जेनरिक हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब आता है कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। कलेक्शन इंटरफेस में पहला आया, इसमें इसने बनाया लिस्ट इंटरफेस, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो सारे इंटरफेसेस समझाता हूँ। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, क्यू इंटरफेस, ठीक है। क्यू इंटरफेस तक मैं तुमको बताता हूँ, ध्यान से देखना, और इजी है, समझ में आएगा जब तुम इसको पढ़ोगे तो। अब ये ध्यान से देखना, अपने आप सब समझ में आने लगा कि ये चक्कर चल क्या रहा है ना, मामला क्या है, ये आपको 2 मिनट में समझ में आने लगेगा। सही है, अब ध्यान से देखो। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो इतना पढ़ाऊंगा कि दिमाग में रहे और आप इसको आगे यूज कर पाए, ठीक है। ये है लिस्ट इंटरफेस इज द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ द कलेक्शन इंटरफेस। सही है, देखा था अभी ऊपर में हमने। इट इनहिबिट्स लिस्ट टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये लिस्ट जो है वो क्या क्या कंटेन करता था, कैसे इंप्लीमेंट होता था, तो क्लासेस को यूज करके इंप्लीमेंट होता था। क्लासेस को, सॉरी, ठीक है, क्लासेस को यूज करके वो इंटरफेस जो है वो यूज होता था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे क्लासेस हैं जिसको यूज करके वो इंटरफेस चलता था, ठीक है। और ये एक यूनिट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को पूरा कलेक्ट किया जाता है ताकि वो किसी भी टाइप का हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको इनिशिएट कैसे करें, इंस्टेंशिएट कैसे करें। तो अगर बात आती है लिस्ट की, तो सबसे पहले हमने जब आपको पहले दिन प्रोग्राम बताया था तो उसमें क्या बताया था। आप समझ में आएगा आपके, सही है। सिमिलरली
अब समझ जाओगे। ठीक है, पहले वाले लाइन में देखो और इन दोनों में कि लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो जहां एरे लिस्ट लिखते थे, आपको याद है यहाँ पे अपन एरे लिस्ट लिखते थे, यहीं पे तो अपन ने उस दिन एरे लिस्ट लिखा था ऐसे। ठीक है, इस एरे लिस्ट की जगह लिस्ट लिखा है, बेसिक सिंटेक्स है। उसका डेटा टाइप लिख दो, उसका नाम दे दो list1। ठीक है, डेटा टाइप किस में दोगे, एंगुलर ब्रैकेट्स में, और नया वाला एरे लिस्ट के अंदर उसको पास कर दो। लिस्ट जो तुमने बनाया है वो किस टाइप का बनाया है, लिस्ट जो तुमने बनाया है वो किस टाइप का बनाया है, एरे टाइप, एरे लिस्ट टाइप का, ताकि कोई भी उसमें स्टोर हो सके। नया वाला जो दूसरे वाले में तुमने लिस्ट बनाया है वो किस टाइप का बनाया है, लिंक लिस्ट टाइप का, तो वो लिंक लिस्ट टाइप का दिखेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और कोई चेंज दिख रहा है आपको? नहीं ना। सिमिलरली, ठीक है, सिंटेक्स पता है, तो दूसरा वाला किस टाइप का बनाया, वेक्टर टाइप का। देख रहे हो? चलेगा? list3 न्यू वेक्टर, वेक्टर टाइप का बना दिया। इसी तरीके से अगर स्टैक आएगा तो स्टैक टाइप का। सीखते जाओ यहीं पे। ठीक है, जहां जरूरत होगी कि ये होता क्या है वो भी मैं तुमको बताऊंगा अलग से। ठीक है, तो देर आर वेरियस मेथड्स इन लिस्ट इंटरफेस दैट कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट। ये सारा जो है डेटा इंसर्शन का काम कर रहा है। न्यू से तुम उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हो, कि जैसे मान लो कि नया वाला स्ट्रिंग टाइप का है, तो मेरे को वर्चुसा का रोल नंबर 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। मेरे को ये वर्चुसा के सारे बच्चे ना एरे लिस्ट में चाहिए, मेरे को ना लिंक लिस्ट में चाहिए, मेरे को वेक्टर में चाहिए, मेरे को स्टैक में चाहिए। तो उसके लिए ये 4 फॉर्मेट है, कुछ भी नहीं करा, बस नाम अलग अलग लिख दिया। वो अपने आप समझ जाएगा कि ये जो तुमने बनाया है वो तुमने किसके रेफरेंस में बनाया है, एरे लिस्ट के रेफरेंस में बनाया है, जिसका जो पेरेंट है वो लिस्ट ही होता है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस लिस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक सिंपल है, लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। सही जा रहा है? अब there are various methods in list interface that can be used to insert, delete and access the element from the list. Obviously, उसके लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं। The classes that implement the list is given below. तो पहला है array list। ध्यान से देखो, मैं यहीं पे इसको क्लियर कर दूंगा। एरे लिस्ट जो है वो एरे से डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। एरे जो है, मैंने आपको जेनेरिक्स वाले क्लास में ही बताया था कि एरे जो है वो स्टैटिक होता है। समझ रहे हो? एरे जो है वो स्टैटिक होता है और एरे लिस्ट जो है वो डायनेमिक होता है। एरे के अंदर जब तुम स्ट्रिंग उसको डिक्लेयर करके और उसके अंदर इंटीजर डाल रहे थे तो रन टाइम एरर दे रहा था, लेकिन एरे एरे लिस्ट में नहीं देगा। एरे लिस्ट में जब तुम रिट्राइव करोगे उसको तो वो इट परफॉर्म परफेक्टली, because array list is a dynamic kind of data structure. It can store any kind of data, right? So it's written over here it uses a dynamic array. Fine, it uses a dynamic array to store duplicate elements of different data types. Getting my point? Different elements of different data types. The array list class maintains the insertion order and is non-synchronized. ठीक है, non-synchronized means हो सकता है कभी आपने रोल नंबर की जगह कुछ भी पास कर दिया, सो ऑन। ठीक है, तो इंसर्शन ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है, ऐसा बोल रहा है। द एलिमेंट स्टोर्ड इन द एरे लिस्ट कैन बी रैंडमली एक्सेस्ड। फाइन, अब इसका एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए। रैंडमली एक्सेस मतलब कि कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है एरे में, कैसे पता करते थे? इंडेक्स को सर्च करते थे कि मेरे को ना 0 इंडेक्स पे वो एलिमेंट बता दो। एरे लिस्ट उससे अलग है, क्योंकि एरे लिस्ट किस में यूज होता था, जेनेरिक्स के अंदर यूज होता था, और उसके अंदर कोई कंपाइल एरर भी नहीं आता था। लेकिन अगर अपन उसको कलेक्शन में यूज करते थे तो एंगुलर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता था। ये सीखा है हमने, करते थे ना। अब देखो इसका एक एग्जांपल, यूटिल्स के अंदर होते हैं ये सारे। ठीक है, तो आपको यूटिल्स जो है वो यूज करना पड़ेगा। यहां से शुरू करा, क्लास टेस्ट जावा कलेक्शंस। ठीक है, क्लास टेस्ट जावा कलेक्शन 1। ठीक है, पब्लिक वॉइड मेन से हमारा प्रोग्राम शुरू। एरे लिस्ट, उसके अंदर जो पास किया वो पास किया हमने स्ट्रिंग। ठीक है, फिर हमने दिया लिस्ट, फिर हमने दिया न्यू एरे लिस्ट।
फिर पास किया हमने स्ट्रिंग, एक नया एरे लिस्ट हमने बना लिया। सही है, ध्यान से देखो लाइन नंबर 4 तक। उसके बाद जो है वो तो एडिंग और रिट्रीवल शुरू हो जाता है। तो यहां तक देखो और कोई दिक्कत हो तो पूछो। लाइन नंबर 4 तक। ठीक है, तो अभी ये दे रहा है कि एरे लिस्ट जो है उसके अंदर तुमने स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, नया वाला जो तुमने लिस्ट बनाया है। ठीक है, और न्यू एरे लिस्ट जो है उसके अंदर भी तुमने स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये पॉलीमॉर्फिज्म करने के लिए मतलब एक जगह बनाओ और बहुत जगह यूज करो। वन नेम मल्टीपल फॉर्म उसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों उसको सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में सिखाया था कि यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप दोगे तो ये पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट कभी नहीं करेगा। ठीक है, इट इज नॉट अ वैलिड टाइप, बट अभी ऐसे चलेगा जैसे अपन चला रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्रिएट कर लिया हमने। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। तो लिस्ट नाम से तुमने इसको बनाया था ना, लिस्ट के रेफरेंस में बनाया था। तो एरे लिस्ट में रेफरेंस ऐड करें तो लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड, लिस्ट डॉट ऐड करते चले गए। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। एंगुलर ब्रैकेट में अब कोई दिक्कत नहीं है, अजय विजय सब कुछ कर दिया। ठीक है, ट्रैवर्सिंग द लिस्ट ऑर्डर थ्रू इटरेटर। ट्रैवर्स करना मतलब होता है घूमना। डेटा स्ट्रक्चर के अगर लैंग्वेज में बात करें तो नोड बाय नोड अगर हम घूम रहे हैं, है ना, सिस्टम बाय सिस्टम अगर हम घूम रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग। यानी कि अगर तुमने इसमें 5 नाम लिखे हैं, रवि विजय अजय किशन जो भी, तो उसको लिस्ट में वो स्टोर हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो अब इटरेटर यूज करके तुम उस पर घूम सकते हो। तो इटरेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया ITR, और लिस्ट डॉट इटरेटर जो है यूज कर लिया मेथड, ताकि हम पूरा लिस्ट पे जो है वो विजिट करते रहे। कब तक वो तो हम डिसाइड करेंगे। कब तक, जब तक इसका कोई नेक्स्ट एलिमेंट इसके साथ हो। while ITR has next, ये इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, और जब वो खत्म हो जाएगा, ITR has nothing left in it, getting my point, ITR has nothing left in it, जब वो हो गया खत्म, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये जैसे ही खत्म हो गया, लाइन नंबर 11 देखो, वैसे ही सिस्टम प्रिंट आउट कर दो जो नेक्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाहर आके अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो इसने सारे नाम जो तुमने एंट्री कराए थे वो आउटपुट में प्रिंट कर दिया। देख रहे हो, इसमें मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं एरे लिस्ट। इसमें मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, एरे लिस्ट। बस तुमने यहाँ पे एरे लिस्ट लिखा है। ठीक है, काम कैसे करता है, ये सारे डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है। गेटिंग माय पॉइंट, ये सारे डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन है। तुमको इसको जेडीके में चलाना है, और अगर जेडीके में ये नहीं चलता है तो जे डूडल पे अगर जब चलाओ तो यहाँ पे पब्लिक लगा देना बस। ठीक है, वहां के बाद तो मेन वो शुरू होगा, तो ऐसे चलेगा ये। तो एरे लिस्ट की जगह पे इनबिल्ट सब बना हुआ था, तुमने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एरे लिस्ट पास कर दिया और वो चल पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इटरेटर कैसे यूज करा देखा आपने। इटरेटर जो है वो क्या था, एक क्लास था। सही है, सबसे मेन वाला जो इसका इंटरफेस है वो इटरेटर है। तो अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो क्लास के तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इटरेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि किस टाइप का है, इटरेटर टाइप का, और लिस्ट डॉट इटरेटर निकाल लिया। कब तक निकालो, जब तक तुम्हारा लास्ट एलिमेंट खत्म ना हो जाए। ITR हैज नेक्स्ट, तो उसको मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ठीक है,
अब आते हैं लिंक लिस्ट पे। एरे लिस्ट देख लिया हमने क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, ये भी इंप्लीमेंट करता है कलेक्शन इंटरफेस को। लिंक लिस्ट एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। इट यूजेस अ डबली लिंक लिस्ट इंटरनली टू स्टोर द एलिमेंट्स, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट मतलब कि दो तरीके से, दोनों तरफ से जो है, एक लिंक लिस्ट का हेड और एक टेल होता है, दोनों तरफों से ये जो है इंसर्शन और डिलीशन करेगा, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट क्या करता है, एक ही तरीके से लेफ्ट टू राइट इंसर्शन और डिलीशन करता है। ये मैं तुमको अभी क्लास के लास्ट में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे काम करता है। It can store the duplicate elements, it maintain the insertion order and it is not synchronized, just like array list, है ना। अब मैनिपुलेशन जो है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि शिफ्टिंग रिक्वायर नहीं होती, इसके अंदर शिफ्ट नहीं होता, तो मैनिपुलेट बहुत जल्दी करता है, ये मैं तुमको भी बताऊंगा। अब इसने कैसे इसको यूज किया है वो देख लो प्रोग्राम में, ताकि जब तुम अभी प्रैक्टिस करोगे तो तुम रुको नहीं किसी जगह पे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में और उस प्रोग्राम में समझने वाला चीज कुछ खास नहीं है, बस नाम चेंज है, ठीक है, और बाकी सारे सेम है। तो जो इटरेटर तुमने पिछली बार यूज किया था, जो इटरेटर तुमने पिछली बार यूज किया था, वो बड़ा सा सिंपल सा था। अभी देखो मैंने इसको ब्लैक में कर दिया है। इटरेटर डॉट आईटीआर किया था हमने, यहाँ पे इटरेटर और स्ट्रिंग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिया है हमने, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग एंगुलर ब्रैकेट के लिया है। एरे लिस्ट एल इज यूज्ड फॉर एरे लिस्ट, फाइन, आप यहाँ पे कुछ भी नेम यूज कर सकते हो। न्यू लिंक लिस्ट ले लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर भी स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट पास किया, सारे जो है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, इसमें देख रहे हो, ठीक है। तो एल ऑब्जेक्ट जो है उससे ऐड करके आपने सारे ऐड कर दिए। अब ये बोल रहा है कि इटरेटर जो है स्ट्रिंग जो है उसमें डालो, और एल जो उसका ऑब्जेक्ट है उससे इटरेटर को उसके सारे नंबर जो है वो फैच करो, जब तक नेक्स्ट वाला जो है वो खत्म ना हो जाए, अदरवाइज जो है आईटीआर नेक्स्ट कर दो। अब नेक्स्ट पुराने वाले प्रोग्राम में चलो, कोई दिक्कत नहीं, आईटीआर नेक्स्ट ही किया था इसमें भी, बस यहाँ पे फर्क है, देख रहे हो। इसमें एक सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट जैसा बनाया था और लिस्ट डॉट इटरेटर किया। यहाँ पे क्या किया है, इटरेटर के अंदर एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग पास किया है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। और लिंक लिस्ट में ऐसा क्यों किया है, ये भी आपको लिंक लिस्ट बताऊंगा, तो आपको उसके कंसेप्ट से समझ में आ जाएगा। सिंपल प्रोग्राम, ये फाइल शेयर करूंगा, रन करना, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर, ये डायनेमिक एरे है, डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है, सिमिलर टू एरे लिस्ट है, बस नाम वेक्टर है, ठीक है, कुछ नहीं करना। देख रहे हो, एक एक प्रोग्राम मैंने सबका जो है वो आपको कर दिया है। अब ये सारे प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। इटरेटर अपन बार बार क्यों लगाते हैं, उस चीज को फैच करने के लिए। तो जो वेक्टर है उसका इटरेटर और जो लिंक लिस्ट है उसका इटरेटर वो सेम ही लगेगा, ठीक है ना। और लिंक लिस्ट का वेक्टर का इनका सेम लगेगा, और जो एरे लिस्ट है उसका बस अलग लगेगा, बाकी सब कुछ सेम। आईटीआर डॉट नेक्स्ट प्रिंट करते जाओ, ठीक है, कहीं से कोई फर्क नहीं दिख रहा आपको, सेम नेम प्रिंट कर रहा है। अब आते हैं स्टैक पे। स्टैक भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, ठीक है। द स्टैक जो है वो चलता है कंसेप्ट पे, ध्यान रखना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले बाहर डिलीट होगा, ठीक है। इट इंप्लीमेंट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो बोलते हैं इसको, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू का मतलब समझते हो, क्यू मतलब जो लाइन क्यू में लगता है। अगर मान लो हम टिकट लेने जा रहे हैं, है ना, ट्रेन का रिजर्वेशन लेने गए हैं हम, ठीक है, तो स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। अभी मान लो हम ट्रेन का टिकट लेने गए, तो क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले लाइन में लगेगा वो टिकट लेके पहले बाहर निकलेगा,
सही है ना। और स्टैक का ऐसे ही कोई रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकता है, जो लास्ट में आएगा वही पहले बाहर जाएगा। क्या हो सकता है सोचो, मैं भी भूल गया हूँ एक्चुअली, डेटा स्ट्रक्चर बहुत पहले पढ़ा था। एनी आइडिया। क्यू का तो होगा कि अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ क्यू। स्टैक का कोई बताओ एग्जांपल, कोई भी बच्चा। सर जैसे ब्रेड का पैकेट है सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ। जो सबसे लास्ट में जब वो पैक करते हैं, तो जब इंसर्ट करते हैं, तो जो सबसे लास्ट में इनपुट होएगा वो सबसे पहले बाहर निकलेगा जब हम उसको डिलीट करेंगे या फिर उसको फेच करेंगे। ठीक है। तो स्टैक जब तुम बनाते हो, तो स्टैक के अंदर जो एक वेरिएबल होता है, टॉप वेरिएबल, ठीक है, वो होता है -1 पे। तो जैसे जैसे इसमें एलिमेंट्स ऐड होते हैं, जैसे ब्रेड का एलिमेंट है, वो मान लो ब्रेड ऐड हो रहा है अपने पैकेट में, तो वो टॉप जो है वो प्लस प्लस होता है, तो माइनस से प्लस प्लस हुआ तो जीरो। यानी कि अगर वो टॉप जो है वो जीरो इंडेक्स पे आ गया, तो समझ लो स्टैक के अंदर एक एलिमेंट है। अगर वो टॉप जो है वो माइनस पे है, टॉप इक्वल्स टू -1, तो समझ लो कि स्टैक पूरा एम्प्टी है। ठीक है। और अगर वो टॉप जो है वो अब आगे इंक्रीज नहीं कर सकता, टॉप प्लस प्लस होने के बाद वापस जो है वो जीरो पे आ जाता है, तो यानी कि टॉप जो स्टैक है वो फुल है। ठीक है। तो ये स्टैक का कंसेप्ट है। पुश और पॉप इसमें यूज होता है। अगर हम ब्रेड जो है, जैसा अभी एक बच्चे ने बताया कि हम ब्रेड जो है अगर पैक कर रहे होते हैं, तो अगर वो ब्रेड अगर अपन इंसर्ट करते हैं उस पैकेट के अंदर, तो वो होता है पुश ऑपरेशन, पुश करना। और जब हम डिलीट कर रहे हैं यानी ब्रेड निकाल के खा जा रहे हैं, तो वो हो जाता है पॉप ऑपरेशन। ठीक है। तो बुलियन पुश, बुलियन पिक, पॉप को जो है वो पिक भी बोलते हैं। तो वो इनपुट और डिलीट कराने के काम में आता है। ठीक है। सो इट कंटेन ऑल द मेथड्स ऑफ वेक्टर क्लास एंड ऑल्सो प्रोवाइड इट्स ओन मेथड लाइक पुश एंड पिक। ठीक है। और पुश और पॉप भी बोल सकते हो। ठीक है। तो जो इसका अपना प्रॉपर्टीज बताता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है। अब इसका प्रोग्राम देख लो स्टैक का, सेम सब कुछ, बस स्टैक नेम यूज किया। सही है। इटरेटर जैसे अपन वेक्टर में यूज करते थे, सेम वैसे ही यूज करेंगे। फर्क जो है वो यही पड़ना है बस। सॉरी। ठीक है। और ये लाइन, ये आपको समझना है बस, बाकी सारे आसान है, आपको पता है। तो वहां पे और यहाँ पे क्या फर्क है, वहां पे और यहाँ पे फर्क है कि जो वेक्टर का ऑपरेशन किया था तुमने, आओ वेक्टर देखते हैं। सॉरी, हाँ ये रहा वेक्टर, ऐड वैड सब किया। ठीक है। तो सब कुछ सेम है वेक्टर जैसा, ये दोनों लाइन सेम वेक्टर जैसा। ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, ये देखो, पुश और पॉप का। तो इसमें जब तुम इंसर्ट कराओगे तो ऐड की जगह पुश और पॉप यूज होगा, काम वही कर रहा है, समझ रहे हो, काम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। इसमें बस डिलीट ऑपरेशन भी है, पॉप भी हो सकता है। ठीक है। पिप की जगह यहाँ पॉप लिखा है, और ये ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है। ये भी चला के देखना, दिक्कत आए तो बताना। नाउ वी मूव टू क्यू। इसका जस्ट उल्टा, वो लेफो पे चलता था, ये फीफो पे चलेगा। ठीक है। क्यू इंटरफेस मेंटेन्स द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। फाइन। क्यू का मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया। ठीक है। तो इसके अंदर क्यू भी होता है, डीक्यू भी होता है। ठीक है। डीक्यू मतलब होता है उसको खाली करना, मतलब चीजें डिलीट करना। ठीक है। एंड इट ऑलवेज मेंटेन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, कभी भूलना मत। तो यहाँ पे मैं आपको ये कंसेप्ट जो है वो बता रहा हूँ, आप हमेशा इसको याद रखना। सही है। ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, यूज टू होल्ड द एलिमेंट्स विच आर अबाउट टू प्रोसेस्ड, जैसे सभी होते हैं। देयर आर वेरियस क्लासेस लाइक प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू एंड एरे डी क्यू विच इम्प्लीमेंट्स द
क्यू इंटरफेस। ये सारे क्लासेस होते हैं जो क्यू के लिए काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये देखो कि कैसे काम करता है। कुछ भी चेंज नहीं। ठीक है, क्यू स्ट्रिंग लिया, Q1 और Q2 दो ले लिए। ठीक है, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। क्यू स्ट्रिंग Q1 न्यू प्रायोरिटी क्यू या न्यू एरे डी क्यू। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी क्यू वाला ऑपरेशन प्रोसेस कर रहा है और इसमें डी क्यू वाला। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू मतलब कौन से मेथड को पहले अपन प्रायोरिटी दे के उसको रन कराएंगे और कौन से मेथड को बाद में। और डी क्यू मतलब कि किसको अपन खाली करेंगे, है ना। अब आते हैं हम अपन प्रायोरिटी क्यू पे। द प्रायोरिटी क्यू class implements the queue interface. It holds the elements or object which are to be processed by their priorities. ठीक है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जैसे अपन ने सेट प्रायोरिटीज पढ़ा था, उसको अपन पहले हैंडल करेंगे। प्रायोरिटी क्यू डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज टू स्टोर्ड इन अ क्यू। उसे प्रायोरिटी पता नहीं चलेगी, इसलिए नल वैल्यू को ये स्टोर नहीं कराता। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू बनाया, स्ट्रिंग एंगुलर में पास किया। ठीक है, क्यू लिखा और न्यू प्रायोरिटी क्यू स्ट्रिंग पास किया, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अब सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन में ये क्योंकि क्यू है, तो क्यू है तो इसका हेड और इसका टेल होएगा। ठीक है ना, तो ये जहां पे आप इसको ऐड करा रहे हो, हेडर साइड से इसमें ऐड होएगा, है ना, जैसे लिंक लिस्ट में होता था हेड और टेल। तो क्यू डॉट एलिमेंट्स ऐड हो जाएगा, फिर क्यू डॉट पिक मतलब पॉप कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं आइटरेशन पे। आइटरेशन में कुछ भी नया नहीं है। इसका आइटरेशन कैसे लगेगा? इसका आइटरेशन लगेगा क्लास ऑब्जेक्ट की तरह। देख रहे हो, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, सो देयर इज अ ऑपरेशन कॉल्ड पुश एंड पिप। वो मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर आपको ये प्रोग्राम समझ में आएगा। ठीक है, इसको मैं फिनिश करता हूँ, फिर पुश पिप पे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिमूव भी करना था, तो क्यू डॉट रिमूव किया। ठीक है, क्यू डॉट पॉल किया, पॉप मतलब बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट कर लो। ठीक है, फिर इटरेटर लगा दो वापस जो नया रिमूव किया है। तो अभी देखो, हेड कौन था? अमित शर्मा। अमित शर्मा इटरेटिंग द क्यू, अमित शर्मा, राज, जयशंकर, विजय राज। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग टू एलिमेंट्स राज और विजय राज, ऐसा आ गया। सही है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है उसका। और ये प्रोग्राम मैं वापस आपको चला देता हूँ, आप इसमें देखो। ठीक है, ऐड करने से पहले इसने प्रायोरिटी सेट कर दी है क्यू की। ठीक है, फिर इसने ऐड कराया है बाकी सारे। ठीक है, दो बार हेड प्रिंट कराया है। ठीक है, एक एलिमेंट को प्रिंट कराया, फिर उसको पिक कराया। पिक कराने का मतलब है रिमूव करना। तो नेक्स्ट टाइम में वो अमित जो है वो रिमूव हो गया, ध्यान देना। ठीक है, अब मैं आपको पुश पॉप और ये सारे ऑपरेशंस बताता हूँ। यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसको मैं सेव करता हूँ और आपको मेल करूंगा। जब अभी वीडियो ये होगा तो मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है, एरे डी क्यू, हैश सेट। हैश सेट हम अगर आप कल नहीं आ पाओगे, अगर आप आओगे तो अपने आप क्लास में बात कर लेना, बता देना, तो कल मैं ये हैश सेट वगैरह बता दूंगा। नहीं तो ट्यूसडे को पक्का बता दूंगा, किसी शाम से पहले किसी भी टाइम में क्लास रख के हैश सेट का कंसेप्ट आपको ट्यूसडे को क्लियर कर दूंगा। तब तक आप लोग पढ़ो, और बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लूंगा बस मैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर और कुछ बचा है, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं बेसिक स्टैक क्यू बताऊंगा आपको। ये एरे लिस्ट के एग्जांपल्स हैं, देखो। एरे लिस्ट के
एग्जाम्पल कैसे चला रहा है ये, कैसे उसमें चीज़ें ऐड होती हैं और कैसे उसको प्रिंट करवाते हैं। तो जो हमने सीखा है उसका बेसिक है ये studytonight.com। अच्छा लगा मेरे को ये एग्जाम्पल, इसलिए मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ है। ठीक है, एरे लिस्ट, इट क्रिएट एरे लिस्ट दैट हैज इनिशियलाइज्ड विथ एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन सी। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा सा मेरे को लगा एग्जाम्पल, इसको देखते ही समझ में आ गया कि कैसे कैसे क्या यूज हो रहा है। ठीक है, एरे लिस्ट के बारे में डिटेल दिया हुआ है। लिंक लिस्ट जो है, ठीक है, लिंक लिस्ट में देखो क्या बता रहा है कि लिंक लिस्ट एक्सटेंड सब्स्टिट्यूएंशियल बेसिक डिफरेंस एग्जांपल बता रहा है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है वो भी देख लो इसमें। लिंक लिस्ट जैसे देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह, लिंक लिस्ट कलेक्शन सी, ठीक है, इंटरफेस पास किया, और सेम जैसे तुमने एरे लिस्ट चलाया वैसे लिंक लिस्ट चलाओगे। कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हो सारे ये भी प्रोग्राम तुम कर सकते हो। ये लिंक मैं तुमको भेजूंगा, इसके भी सारे प्रोग्राम चला लेना। हैश सेट रहने देना, ट्यूसडे को पढ़ते हैं, हैश सेट वगैरह बचेगा। मैं देख लेता हूँ कि इसमें क्या क्या तुमने पढ़ा है। ये है तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, तो इसमें मेरे को लग रहा है कि सेट जो है, ओवरव्यू सेट पढ़ना है, और इटरेटर तक हमने पढ़ लिया है, एरे लिस्ट पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, क्यू पढ़ लिया। ठीक है, कैसे काम करता है वो देख लिया। कंपैरेबल, कंपैरेटर, कंपैरेटर ये देख लिया हमने, लेकिन अभी इसको अलग से देख लेंगे कि इसके अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, एरेज देख लिया है, तो हैश सेट मैं उस दिन आपको पढ़ा दूंगा, ये फिनिश हो जाएगा। यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं बस 10 मिनट और लूंगा। आपको बेसिक मैं लिंक लिस्ट और स्टैक बता देता हूँ। ठीक है, चलता कैसे, ये काम कैसे करता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसी के अंदर बता देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं, मैं वो लिंक शेयर करूंगा, उससे अच्छे से पढ़ लेना। कहीं भी दिक्कत है, ये वाला लिंक स्टडी टू नाइट, बहुत बढ़िया, ये वाला परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। इसमें तुमको बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा, इसको चलाओगे तो तुम्हें सब समझ में आएगा कि कैसे इनपुट करा रहे हैं, कैसे इटरेटर काम करेगा। ठीक है, ट्री सेट के अंदर कैसे काम करेगा, तो कुछ भी नहीं करना, ट्री सेट के अंदर ट्री सेट लगा देना है बस, बाकी सेम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो है वो प्रायोरिटी क्यू लगा देना है। कैसे उसके अंदर अपन लेते हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर, बस नाम प्रायोरिटी क्यू करा, कैसे अपन उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, कैसे जो है वो रिमूव करते हैं, कैसे जो है वो पॉल करते हैं। कि रिमूव करने के बाद क्या बच रहा है, दैट इज पॉल फॉर यू। फाइन, तो इसमें भी वो एग्जाम्पल्स थे। अब एक और एग्जाम्पल था इसमें जो कि मैंने आपको कल डिस्कस कर लिया था, तो इसमें कुछ बचा नहीं, जेनरिक कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो जब आप इसको जेनरिक क्लास बनाओगे, अभी तो आप कलेक्शन पे चल रहे हो इसलिए प्रिमिटिव डेटा टाइप सारे पास कर रहे हो, लेकिन अगर आप जेनरिक बनाओगे तो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कभी भी देख रहे हो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये हमेशा याद रखना, कभी भी नहीं होगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप, वो वैलिड नहीं होता व्हेन वी आर मेकिंग इट जेनरिक। फाइन, so I'll share this link to you, all three links, these all are very important। इसको मैं करता हूँ क्लोज, फटाफट देखते हैं।
स्टैक और वो। ठीक है, स्टैक क्लास इन जावा देखो, गिग्स फॉर गिग्स। ठीक है, तो ये इसका हायरार्की है। आइट्रेबल मतलब कि ये मेन क्लास है। ठीक है, ये मेन इंटरफेस है, इसको एक्सटेंड करो, कलेक्शन को एक्सटेंड करो, लिस्ट बनाओ। और इम्प्लीमेंट किससे करते हैं अपन? वेक्टर से, लिस्ट से, है ना, स्टैक से। ठीक है, अब स्टैक काम कैसे करता है? देखो, स्टैक क्रिएट कैसे किया है इसने, मैंने ये सिलेक्ट करा हुआ है, ध्यान से देखो। ये एक सिंपल प्रोग्राम बता रहा हूँ स्टैक का। ठीक है, जावा के रिस्पेक्ट में जो यहाँ काम आना है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, यूटिल के अंदर है। अब आता है क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट के अंदर पुशिंग एलिमेंट्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। अभी मैंने टॉप का बात करा था ना, तो जब आप पुशिंग कर रहे हो, एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हो, तो डेफिनेटली पुश ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो स्टैटिक वॉइड जो है आपने दिया, स्टैटिक वॉइड स्टैक इंटीजर स्टैक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहां से कहां तक कराते रहो, 0 से लेके 5 तक, जब तक चले तब तक। ठीक है, और तब तक चलाते रहो, और तब तक स्टैक को जो है वो पुश कराते रहो। स्टैक डॉट पुश आई, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चल रहा है। अब आता है पुशिंग ऑपरेशन, तुमने पूरा कर लिया, तो अब भाई पॉप ऑपरेशन भी तो कर ले। पुशिंग ऑपरेशन अपने पूरा कर लिया, तो पॉप एलिमेंट कर ले। तो पुशिंग भी टॉप एलिमेंट से होगा और पॉप भी टॉप एलिमेंट से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड बनाया void stack pop। पहले आपने बनाया था stack push, stack underscore push। ठीक है, इंटीजर स्टैक, पॉप ऑपरेशन प्रिंट कर दो। ठीक है, 0 से 5 तक। अब इंटीजर y मान लो, जिसको पर्टिकुलरली तुमको करना है। ठीक है, और यहाँ देखो टाइप कास्टिंग किया हुआ है। ठीक है, वो किसी भी टाइप का हो। ठीक है, वो किसी भी टाइप का हो, यहाँ पे इंटीजर के टाइप में आपको उसको पॉप करना है, इसलिए यहाँ पे वो टाइप कास्टिंग किया हुआ है, दिस इज इंटीजर में करके, फिर वो आराम से उसको पॉप करेगा। ठीक है, पॉप करने के बाद एलिमेंट को डिस्प्ले करा लो। ठीक है, पॉप करने के बाद डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स ऑन द टॉप ऑफ द, तो यहाँ पे इसने पिक यूज करा, एक पिक नाम का मेथड बनाया। ठीक है, अब जो मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि ये पहले तो चेक करेगा कि क्या एलिमेंट जो है ही नहीं उसके अंदर, खाली है। तो खाली के लिए क्या चेक करेगा कि जो पीओएस है ना, पोजीशन ऑफ स्टैक, वो अगर -1 है तो एलिमेंट्स नॉट फाउंड। ठीक है, यानी वो खाली है। ठीक है, और जिस पोजीशन पे तुम फाइंड कर रहे हो वो है नहीं। अगर मान लो कि वैसा नहीं होता है और वो है, ठीक है, तो फिर आप पुश कर लो, जहां बन है पुश करने का पुश कर लो। पुश किया, पॉप किया, पुश किया। पिक मतलब कि जो नया एलिमेंट डिस्प्ले कराया आपने पुश और पॉप के बाद, वो
स्टैक सर्च क्या कर रहा है, स्टैक सेकेंड इंडेक्स पे और स्टैक के सिक्स्थ इंडेक्स पे, ठीक है, और वो उसको फाइनली प्रिंट कर रहा है। सिंपल कंसेप्ट। तो जब इसको प्रिंट किया तो फॉर ऑल गिग्स, गिग्स फॉर गिग्स, ये सारी चीजें प्रिंट करी। सॉरी, यहाँ पे था स्टैक, 1 से लेके 5 तक जाना है, तो 0 से लेके 4 तक जाएगा, 4 3 2 1 0 चलेगा। एलिमेंट ऑन स्टैक टॉप कौन सा होगा, 4। एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 2 3, और एलिमेंट्स नॉट फाउंड एट 6 पे तो एलिमेंट फाउंड ही नहीं होएगा, ठीक है। ये मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, पॉप ऑपरेशन। देख रहे हो, अब ये जो कॉल कर रहे हो आप, इसके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, पहला एलिमेंट 4, सही है, 0 से लेकर 4 तक चलेगा, 5 तक, दूसरा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। फिर कह रहा है कि जो अपन ने सब डिस्प्ले करा लिया, ठीक है, पुश करने के बाद, पॉप करने के बाद पिक कर दो, यानी कि डिस्प्ले करा दो, ठीक है, जो बच रहा है अपडेट करके। स्टैक सर्च स्टैक एट 2, तो स्टैक एट 2 जो है वो 3 है। स्टैक सर्च स्टैक एट 6, कोई है ही नहीं, नॉट फाउंड, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट वी आर हैविंग फॉर स्टैक, फाइन। सिमिलरली क्यू भी काम करेगा और वो भी। तो आप एक बार इसको देखना, हम लोग मंगलवार को मिलेंगे वापस, मैं कोई टाइम सेट करके आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, and then you can discuss all your queries and all. I'll share this file and recording with you right now, इसको YouTube पे भी डाल दूंगा, आप इसको पढ़ लेना। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ। और हाँ, तुम्हारे अगस्त का जो है वो कई बच्चों का मैंने मेल भी कराया तुमको, उनके है नहीं, तो आज अपडेट हो जाएगा आजकल में वो, तो आप लोग एक बार उसको अपडेट कर देना। थैंक यू सो मच, इसको अच्छे से पढ़ो। इसमें मेरे को जितना बताना था मैंने बताया, अब तुम लोग जो पूछोगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लेट्स मीट